करीना, राश्री, अंजल, शिवांगी, सबको गुड मॉर्निंग। अभिषेक, सिद्धार्थ, सब गुड मॉर्निंग। बट शुरू में बड़े कम लोग ज्वाइन करते हैं। अंजलि, अवंतिका, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। अमरीश, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। हम लोगों को आज क्वेश्चंस टेक अप करने थे। चारू, गुड मॉर्निंग बिटिया। टुडे व्हाट वी हैव टू टेक अप सर्टेन क्वेश्चंस। ये मैं जो पढ़ा रहा था, पढ़ाता हूँ। I was discussing about different kind of budgets. Performance budget. Then we have to study zero based budgeting. Fiscal deficit वगैरह में अगर और कुछ पूछना हो तो you can ask. आप अभी कोई चीज पूछ सकते हैं, लेकिन I thought कि मैं पहले पढ़ा देता तो ज्यादा अच्छा था। Anybody? कोई questions हैं पहले? Are there questions? They all join later then. चलिए, so what is a outcome budget? Today we'll start with, and I'll teach us 3-4 topics and then we can discuss these things. Outcome budget. So friends, I am now started presenting and I'll discuss 2-3 kind of budgets and then you can ask questions. मैं आपको 2-3 तरह के पहले बजट के बारे में बात लूं, लिखा दूं। डेफिसिट्स के बारे में कल मैंने पढ़ाया था। आज मैं बजट के बारे में 1-2 चीजें बता देता हूं और उसके बाद में जो आप पूछे दैट आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज कॉल्ड एज आउटकम बजट। परिणाम, आउटकम। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द बजट? इसको हम लोग कैसे इवैल्यूएट कर लेते हैं? आउटकम बजट क्या होता है? इट्स ए प्रोग्रेस रिपोर्ट ना, जैसे आपको मिलती है। इट्स ए प्रोग्रेस कार्ड, एक आपका प्रगति कार्ड के रूप में है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपने बहुत सारे क्या कहते हैं प्रोग्राम्स बनाए थे। कौन कौन लोग प्रोग्राम बनाते हैं? मिनिस्ट्रीज। हर मिनिस्ट्री के अपने प्रोग्राम होते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री का अपना है, या बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। पोस्ट ऑफ टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है। इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये अपने कुछ प्रोग्राम बनाते हैं कि हम इतना खर्च करेंगे। दिस इज आवर आउटले। आउटले माने टोटल एक्सपेंडिचर टू बी डन इन ए पर्टिकुलर ईयर। 2021-22 में हम इतना खर्च करेंगे, ये हमारा क्या है? आउटले। ठीक है ना? तो इस आउटले में से कितना हमने स्पेंड कर दिया और कितना बचा, कितना हमारे पास जो हमने कर दिया था खर्चा, ये हम स्पेंड कितना कर पाए। सैंक्शन मान लीजिए हुआ हमको, ये कई बार ये प्रॉब्लम आती है। सैंक्शन हुआ मान लीजिए 1,44,000 करोड़ और पता चला कि साल भर में हम लोग 90,000 करोड़ खर्च कर पाए। तो अगर ये करते हैं व्हेन वी स्पेंड लेस देन व्हाट इट इज, अब चाहे ये अमाउंट के रूप में हो मान लीजिए, या मान लीजिए सैंक्शन क्या है कि आपको 3,000 किलोमीटर सड़क बनानी है, रोड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। ये क्या हुआ? आपका सैंक्शन अमाउंट के, ये आपको करना है। आपने बनाई 2,000 स्क्वायर किलोमीटर रोड। तो कहने का मतलब है कि आउटकम बजट क्या बतलाता है? इट टेल्स व्हाट एक्चुअली यू हैव डन अगेंस्ट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। आपसे ये आशा की गई थी कि आप इतना कर लेंगे
और आपने उसमें से कितना काम वास्तव में किया और कितना काम छूट गया। चाहे इसको मनी के टर्म्स में लिख सकते हैं और चाहे तो इसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के रूप में रख सकते हैं। इसको हम लोग जनरली जो है कहते हैं आउटकम बजट। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है, जिसे हम लोगों ने कहा परफॉर्मेंस। लगता है कि बिल्कुल एक ही चीज है। आउटकम को हिंदी में क्या लिखते हैं? परिणाम। और परफॉर्मेंस को क्या लिखते हैं? निष्पादन। तो परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, दैट वी शुड आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ ये बतलाने की कोशिश करता है कि जो इनपुट्स या रिसोर्सेज हैं और जो आउटपुट है ईच यूनिट का, इनका रिलेशन क्या है। माने इनपुट्स और आउटपुट के बीच में क्या रिजल्ट रहा है। हाउ मेनी इनपुट्स हैव बीन कंज्यूम्ड इन प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर आउटपुट। This is performance, whether your performance is better or worse। इसके लिए हम कोई एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। स्टैंडर्ड बना देते हैं का मतलब वी हैव गिवन यू, मान लीजिए 4000 लेबर्स प्लस सम लैंड प्लस सम मनी, और इसने के बाद अगर आपका जो आउटपुट आया, जो उत्पादन आया, जो निष्पादन हुआ, वो कम हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस बजट। भारत में आउटकम बजट और परफॉर्मेंस बजट को कभी प्रकाशित नहीं किया जाता। दे हैव नेवर बीन यूज्ड। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि भारत में बहुत सारे गैप्स रहते हैं। लेकिन एक चीज भारत में इस्तेमाल की जाती है बहुत कम दिनों से, इसका नाम है जीरो बेस्ड बजटिंग। इसको जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पर कभी कभी कोई सवाल आ सकता है। इसको पीटर पायर, ध्यान से देखिए, स्पेलिंग इसकी अजीब है। पीटर पायर ने पहली दफे दिया था। और ये कब दिया था? ये दिया था इन्होंने 1970 में। भारत में कब लागू किया गया? 1989 में। लेकिन इफेक्टिवली लागू किया गया है 2011 से। ये क्या कहता है? सपोज करिए आपको 2017 में एक बजट मिला। बजट किस चीज के लिए मिला? मान लीजिए आपको एक सड़क बनानी थी। मान लीजिए कि 5 किलोमीटर इस साल बनानी थी, 5 किलोमीटर अगली साल बनानी थी, 5 किलोमीटर अगली साल और 5 किलोमीटर अगली साल, टोटल 20 किलोमीटर बनानी थी। 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 2017 में आपने इस पर खर्च कर दिया, 5 किलोमीटर की सड़क बन गई। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगली साल भी आप 5 बनाएंगे, अगली साल भी आप 5 बनाएंगे, अगली साल भी 5 बनाएंगे। जीरो बेस्ड बजटिंग कहती है कोई भी प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट जिसके बारे में भी आप डिस्कशन कर रहे हैं, इसको दोबारा जीरो से शुरू कीजिए। मान लीजिए कि सड़क बनी नहीं, फिर देखिए कि सड़क बनाने में जो कॉस्ट है, जो बेनिफिट है, वो कितना है। इफ बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तब तो अगली 5 किलोमीटर बनाइए, वरना चाहे ये खराब हो जाए, वेस्ट हो जाए, नुकसान हो जाए, इस पर दोबारा पैसा मत खर्च कीजिए। डोंट यूज प्रीवियस प्रोजेक्ट्स एज कंटिन्यूअस। जो पिछली साल आपने प्रोजेक्ट किया उसको कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है। इस साल फिर देखिए कि हम इस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर उसका बेनिफिट है तो खर्च करिए, वरना इस पैसे को बचा लीजिए, चाहे पुराना पैसा बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। तो जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो एक कंसेप्ट है जिसको भारत में इस्तेमाल किया जाने लगा है सिंस, वैसे तो हम लोग ने कहा 1989 से ही किया जाता है। अब अगर आप लोग कहें तो मैं टैक्सेस के बारे में भी बता दूं कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, मॉड वैट क्या होता है और जीएसटी क्या होता है। अगर आप कहें तो उसको बता दूं, या आप लोग अपने हिसाब से जो क्वेश्चन पूछना चाहें, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। मैंने कई बजट के बारे में बता दिया, कुछ और चीजें बता दी, या तो मैं भारत के बजट को बता सकता हूं, आई कैन एक्सप्लेन द बजट ऑफ इंडिया, और या मैं डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस के बारे में बता सकता हूं। तो जिधर भी आप लोग चलना चाहेंगे, आई एम रेडी टू गो, मैं आपको बताने के लिए तैयार। यस, नमस्ते सर। नमस्ते। मत काम की बात करिए, परफॉर्मेंस बजट वैल्यू एडेड टैक्स है। हाँ, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, वो मैं बता देता हूँ पहले। सर रिसिप्ट और रेवेन्यू में अंतर बता दीजिए। हैं?
रिसिप्ट और रेवेन्यू में अंतर बता दीजिए भैया। ओफो, रिसीप्ट माने सरकार की प्राप्तियां, राइट। रेवेन्यू बेसिकली इनकम को कहते हैं। रेवेन्यू माने, फिर से देखिए, जो रिसीप्ट्स होती हैं वो जनरली क्यों प्रो क्यों होती हैं। क्यों प्रो क्यों का मतलब है, इसको कैसे आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझाऊं। देखिए, भारत में शब्दों का इस्तेमाल होता है। रेवेन्यू माने हम लोगों ने मान लिया है कि हम सिर्फ चालू खाते के बारे में बात करें, तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स, बिल्कुल अंतर समझिए। रिसीप्ट्स माने प्राप्तियां जो सरकार को प्राप्त हो रहा है, वो दो प्रकार की हो सकती हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स माने टैक्स से प्राप्त किया तो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गई, टैक्स माने चार्ज। फाइन से प्राप्त हुआ तो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गई, ड्यूटी से प्राप्त हुआ तो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गई। कैपिटल रिसीप्ट कौन सी है, फिर से अभी बताया। मान लीजिए हमने कोई पुरानी कंपनी के शेयर बेच दिए, डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, तो रिसीप्ट्स माने प्राप्तियां, जो सरकार की प्राप्तियां हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रिसीप्ट्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स भी हो सकती हैं और कैपिटल रिसीप्ट्स भी हो सकती हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट माने इस वर्ष से संबंधित और कैपिटल माने अगले कई वर्षों से संबंधित। बहुत आसान सवाल था। चलिए, हाँ, दूसरा, इतनी जल्दी लिखते हुए मैं रुक जाता हूं। बाइंग ए पेन और नोटबुक, बाइंग ए पेन और नोटबुक इज नॉट ए रिसीप्ट एट ऑल। जब खरीदोगे तो दोगे पैसा, तब रिसीप्ट कहां, इट्स एन एक्सपेंडिचर। जब आप कोई सामान खरीदेंगे तो यू विल गेट ए कमोडिटी एंड यू विल मेक द पेमेंट। तो ये जो है वो रिसीप्ट है, किसकी, दुकानदार की रिसीप्ट है। तो दुकानदार की रिसीप्ट भी कई प्रकार की हो सकती है, मैंने फिर से बताया। जैसे दुकानदार की रिसीप्ट कैसी हो सकती है, वो उसके पास पिछले सालों का सामान रखा हुआ है, बहुत सालों का सामान रखा हुआ है, रजिस्टर रखे हुए हैं, उनको बेचा और उसने रिसीप्ट प्राप्त कर ली, तो वो कैपिटल रिसीप्ट हो गई। माने उसने अपने पुराने घर को बेच दिया, रिसीप्ट प्राप्त हो गई। और जो इसी समय खरीद के लाया और इसी साल बेच दिया, वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गई। रेवेन्यू माने एक वित्तीय वर्ष से संबंधित। हाँ, बाइंग ए पेन और नोटबुक इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से वही बता रहा हूं आपसे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों होगा, क्योंकि आप एक नोटबुक को 10 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डायरी को 10 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पेन को 10 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज है वो कैपिटल हो गई, है ना। और अगर हमने इसका कंजम्पशन अभी कर लिया तो ये रेवेन्यू हो गई। बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए कि हम लोगों ने परिभाषा क्या की है। एक वर्ष माने शॉर्ट पीरियड, एक वर्ष से अधिक माने लॉन्ग पीरियड। एक वर्ष के अंदर जिन चीजों का कंजम्पशन हो जाएगा, वो क्या हुआ, कपड़े हैं एक साल में खराब हो गए, हमने कपड़ों पर खर्च किया, तो क्या माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि इसको हम कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और अगर हम लोग कोई चीज, मकान बना रहे हैं, तो इसीलिए बना ही रहे हैं कि अगले कई साल तक काम आएगा। लैपटॉप खरीद रहे हैं तो कई साल काम आएगा, कंजम्पशन है लेकिन कई साल काम आएगा। तो ये क्या हो गया, मशीन हो गई। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि विच इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन ए ईयर, जिसका एक वर्ष से अधिक की संभावना होती है, उसे कैपिटल कह देते हैं। जिसके उसी वर्ष समाप्त होने की संभावना होती है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, विच वी थिंक इज एन एसेट, हम एक एसेट बनाने जा रहे हैं फॉर फ्यूचर, जिसका प्रयोग हम फ्यूचर में भी करें। हाँ, फिर कोई सवाल पूछो। मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाता, जल्दी से पूछो सवाल। जब पूछना है, मैं किसके बारे में शुरू करूं, वैट के बारे में कि किसी और चीज के बारे में, टेल मी दैट। या पॉलिसी, सर परफॉर्मेंस बता दीजिए एक बार फिर से। मैंने बताओ। हाँ, एक सर मिनट पहले, एक मिनट हमको फैजल अमन का सवाल बता लेने दो। ये रिफ्लेक्ट करता है इनपुट और आउटपुट की मतलब एक प्रकार से किसी भी सर्विस की ईच यूनिट ऑफ पॉइंट पर इनपुट और आउटपुट का रिफ्लेक्शन करता है। अब ऐसे समझने की कोशिश, बिजली चली, है ना, तो बिजली बनाने में कुछ खर्च हुआ, पर यूनिट खर्च निकाल लीजिए। बिजली बनाने में जो भी खर्च हुआ उसको पहले पर यूनिट खर्च में जोड़, तो ये इनपुट हो गया। अब ये जो आउटपुट बनकर आया, जिसको हम सेल करने जा रहे हैं, इस आउटपुट को, यानी बिजली बनाने में जो खर्च आएगा, कैसे आएगा, जैसे अगर हमने जनरेटर से बिजली बनाई तो उसका खर्च अलग आएगा, हमने हाइडल पावर से बनाई तो उसका खर्च अलग आएगा, सोलर पावर से बनाई तो उसका अलग खर्च आएगा। तो कॉस्ट ऑफ इनपुट वर्सेस आउटपुट, इसे क्या कहते हैं,
परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, इसको हम नापने की कोशिश करते हैं। चलिए, और कोई सवाल था, बीच में भूल गया। मैंने फैजल अमान का सवाल बता दिया, और कोई पूछना बताओ। अरे मुझे मनी पर भी जाना है, जल्दी बताओ, बैंकिंग पर जाना है। मैं किस तरफ से शुरू करूं? मैं सब तरफ से शुरू कर सकता हूं। हाँ, टैक्स है, ये TAXE थोड़ी होता है उत्कर्ष राय। टैक्स को टैक्स लिखो फिर कायदे से। टैक्स के बारे में हम लोगों ने क्या बताया? हाँ गुड, नेहा पांडे ने ठीक लिखा। टैक्स के बारे में हम लोगों ने क्या बताया था? मैं फिर से अब शुरू करता हूं प्रेजेंटेशन। बिना प्रेजेंटेशन के तो नहीं चल पाऊंगा। जी देखिए, टैक्स को हम लोगों ने क्या कहा, बहुत सिंपल भाषा में कहा, कंपल्सरी ऑब्लिगेशन। देना ही देना है। ऑब्लिगेशन कैसा है? बाध्यता। इसका पेमेंट हमको करना ही करना है, राइट। तो हम लोगों ने एक शब्द लिया, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमने क्या कहा? सिंपल भाषा में ये कहा कि जहां गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में रिलेशनशिप कैसी है? डायरेक्ट। यानी गवर्नमेंट ने इस पर लगाया और इसने वापस कर लिया। अब सवाल है कि जैसे इनकम, तो हमारी इनकम के जो भी सोर्सेज हैं उसके आधार पर पता चला कि हमको 30% इनकम टैक्स देना है इफ माई इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपए, प्लस हमको 4% सरचार्ज देना है। तो कौन कैलकुलेट करेगा? मैं कैलकुलेट करूंगा, और कैलकुलेट करने के बाद सरकार के खाते में जमा करा दूंगा। मैंने अगर कोई चोरी की, बेईमानी की, तो फिर मेरे ऊपर एक इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा होगा जो कि निश्चित रूप से इस चोरी को पकड़ने की कोशिश करेगा, एंड ही विल लाइक टू मेक द पेमेंट्स। तो ये जो तरीका है डायरेक्ट टैक्सेस का, ये तो पूरी दुनिया में लगभग एक सा है, लगभग एक सा है ना। तो ये पूरा जो तरीका होता है वो डायरेक्ट टैक्सेस का ज्यादा सिंपल होता है, इजी होता है। मुझे मेरी इनकम का पता है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी का पता है, मुझे मेरे एसेट्स का पता है, मुझे मेरे डिविडेंड्स का पता है। आई कैलकुलेट एंड गिव ए कैलकुलेटेड इनकम टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिर्फ ये करेगी कि इसको रिसीव कर लेगी, और अगर उसको लगेगा कि आई एम डूइंग सम मिसचीफ, तो वो मेरे से और सारे कागज मांग सकती है, एंड आई हैव टू शो दैट पेपर्स। ठीक से दिया होगा तो ठीक है, वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रॉब्लम है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो प्रॉब्लम है उसको जब हम लोग समझ लेंगे तो बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ एक तरफ तो गवर्नमेंट है, एक तरफ टैक्स पेयर है, बीच में एक लेकर देने वाला है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट माने हम दोनों के भी, हम इसको टैक्स दे रहे हैं और ये इसको टैक्स दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इनकम और प्रॉपर्टी, इनकम और प्रॉपर्टी जो भी है, मेरी इनकम मेरी प्रॉपर्टी दूसरों की इनकम और दूसरों की प्रॉपर्टी से अलग है, राइट। इट्स इंटायरली डिफरेंट। लेकिन जो वस्तुएं होती हैं वो कई तरीके की होती हैं। मैं तो सिर्फ 3 ही तरीके की बता रहा हूं, लेकिन वैसे और भी तरीके की होती है। एक मान ले प्राइमरी गुड, एक मान ले इंटरमीडिएट गुड, और एक हम लोग मान ले फाइनल गुड। अब इसको ऐसे समझिए, फाइनल गुड माने वास्तु, पूर्ण रूप से वस्तु। हर वस्तु को हम देख सकते हैं। जैसे प्राइमरी गुड क्या है, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें, जैसे धान है, गेहूं है, ये सब प्राइमरी गुड्स हैं। इनका इस्तेमाल किस में होता है? कंजम्पशन में ही होता है, और किसी चीज में जनरली नहीं होता। अभी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें। अब बिजली है, ध्यान से देखिए। तो बिजली से हम क्या कर सकते हैं? कंजम्पशन कर सकते हैं। बिजली से पंखा चला सकते हैं, बिजली से एसी चला सकते हैं, और बिजली से कारखाना चला सकते हैं। यानी यहां पर ये क्या हो गया? निवेश का काम कर रही है। तो ये गुड कैसी हो गई? ये कंजम्पशन के काम में भी आ गई और इन्वेस्टमेंट के काम में भी आ गई। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। इन इंटरमीडिएट गुड से फाइनल गुड जो बनती है वो केवल कंज्यूमेबल गुड होती है। अब जरा एक और ढंग से इसको देखने की कोशिश करें, तो सामान्य तौर पर इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स अलग अलग होती हैं, प्राइमरी गुड्स अलग होती हैं। हम लोग मानकर चलते हैं प्राइमरी गुड्स को। अब हमने मान लीजिए लिया थोड़ी देर के लिए गेहूं। तो गेहूं को सामान्य तौर पर गेहूं के रूप में नहीं खाया जाता। या तो आप इसका दलिया बनाएंगे तब खाएंगे, या इसका आटा बनाएंगे तब खाएंगे, या इसका मैदा बनाएंगे तब खाएंगे, वॉट एवर इट इज। अब मान लीजिए कि हमने गेहूं से मैदा बनाया,
तो इसका स्वरूप बदल गया, चेंज हो गया। अब इस मैदे से मान लीजिए हमने बनाई ब्रेड, तो फिर से मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो गया। अब ये मैदा क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट माने गेहूं से मैदा बना और मैदे से ब्रेड बना। अब ये ब्रेड का भी सीधे कंजम्पशन हो सकता है, बिल्कुल सीधा है। एंड दिस ब्रेड कैन बी गिवन टू होटल, और होटल वाला इसका सैंडविच बना सकता है। ध्यान से देखिए, मैंने बहुत सिंपल वाला एग्जांपल लिया है। गेहूं से सैंडविच के बीच में दो चेंज आए। पहले गेहूं से मैदा बना, फिर ब्रेड बना, और फिर सैंडविच। अब सवाल है कि जो मैदा बनाने की बड़ी फैक्ट्री है, मान लीजिए कोई हिमालय ब्रेड फैक्ट्री या कोई बड़ी फैक्ट्री है, सरकार उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी लगाती है कि आप अगर पैदा करेंगे तो हम आपसे 1 रुपए पर केजी चार्ज करेंगे। तो जब 1 रुपए पर केजी चार्ज करेंगे तो मान लीजिए 16 रुपए का गेहूं खरीदा, पिसने का कॉस्ट मान लीजिए 3 रुपए के करीब आया, 1 रुपए सरकार का टैक्स हो गया, तो मैदा कितने रुपए किलो बिकने लगी? 20 रुपए किलो बिकने लगी। इसमें 16 रुपए का गेहूं है, 3 रुपए पिसाई और बाकी लेबर है, और 1 रुपए टैक्स है जो सरकार ने ले। अब जब हमने इस मैदा को, अब मैदा तो बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मैदा, अब मैदा घर में गई, घर में किसी इस्तेमाल में हुई, होटल में गई तो उन्होंने इसके छोले भटूरे बना दिए, या उन्होंने इसको ब्रेड बना दिया। अब यहां पर फिर क्या चीज हुई? एक नया चेंज आया। अगर हमने इस ब्रेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया पहले, तो ये जो ब्रेड के रूप में कन्वर्ट किया, तो ब्रेड में मान लीजिए हमने लगाया कि ब्रेड बनाने वाली कंपनी पर 1 रुपए टैक्स लगेगा। तो ये 1 रुपए टैक्स किस पर लगेगा? 20 रुपए की तो हमने खरीदी थी मैदा, और ब्रेड बनाने का खर्चा आया 3 रुपए 23, और 1 रुपए इसका खर्च हो गया, तो 24 रुपए की ब्रेड बन गई। अब इस ब्रेड से सैंडविच जब बनाने गए होटल में, तो ब्रेड से सैंडविच बनाने पे भी कुछ कॉस्ट आई। मान लीजिए कि एक ब्रेड से 4 सैंडविच बने, तो 4 सैंडविचों की भी कुछ कीमत आई, कुकिंग हुई, तेल का खर्च हुआ, वगैरह वगैरह। मान लीजिए हमने इस पे 8% टैक्स लगा, होटल में इतने परसेंट हमने टैक्स लगा दिया। अब जो ध्यान से देखिए तो क्या हुआ कि 8% टैक्स लगा है किस पर? सैंडविच पर। लेकिन ये 24 रुपए पर लगा है, जबकि 24 पे नहीं लगना चाहिए था, 23 पे लगना चाहिए था। क्योंकि 1 रुपए टैक्स तो किसने दे दिया? ब्रेड बनाने वाले ने दे दिया। कायदे से टैक्स 23 पर लगना चाहिए था, क्योंकि यहां तो 1 रुपए सरकार टैक्स ले ही चुकी है। अब ये जो टैक्स है वो इस टैक्स के ऊपर लग गया, और ये जो टैक्स है वो इस टैक्स के ऊपर लग गया। अब 1 रुपए टैक्स पर यहां लगा तो 10 पैसे बढ़ गया, और फिर यहां 1 रुपए लग गया तो 2 रुपए 20 पैसे हो गया। इस 2 रुपए 20 पैसे पर भी 8% टैक्स लग गया, माने मान लीजिए 20-25 पैसे टैक्स फिर लग गया। ये क्या हो रहा है? टैक्स ऑन टैक्स। इसके लिए हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वी कॉल इट कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट को मैं एक बड़े एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जब आपको ये पता चलने लगेगा व्हाट एक्चुअली आई मीन। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है कि हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं, और लगाते ही चले जा रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एक हम लोग सब लोग इस्तेमाल करना कंपलसरी हो गया, सरकार ने हेलमेट बनाना कंपलसरी कर दिया है, पहनना कंपलसरी कर दिया है। हेलमेट का जो पॉलीयूरेथीन आता है, मान लीजिए भारत में नहीं आता। पॉलीयूरेथीन हेलमेट बनाने के लिए मान लीजिए 700 ग्राम का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद जाकर हेलमेट बनता है। तो पॉलीयूरेथीन जिस देश से आता है उस पर हमने मान लीजिए 18% टैक्स लगा दिया। अब 18% टैक्स लगा दिया, माने कि सिंपल समझ लीजिए कि अगर 100 रुपए का सामान आया तो अभी दाम अपने आप बढ़कर हो गया 118 रुपए हो गया। अब जब 118 रुपया हो गया, तो इसके बाद जब हम इस हेलमेट को कहीं पर भी, उदाहरण के लिए फैक्ट्री में बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और एक्साइज ड्यूटी का चार्ज मान लीजिए फिर 18% है। तो अब इस 118 रुपए पर जो बनवाई आई वो तो 20 ही रुपए आई, लेकिन 18% टैक्स दिया गया। तो अब हम पे 118 पर प्लस 138, और 138 पर 18% टैक्स लग गया। और मान लीजिए कि 80 पे 18% टैक्स बनने मतलब हो गया कि 22 रुपए टैक्स लग गया। अब ये हो गया 162 रुपए का। अब जब ये होलसेलर के पास से निकला, रिटेलर के पास गया, तो उसको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। जब उसने सेल्स टैक्स दिया तो मान लीजिए सेल्स टैक्स भी 12% आया। तो ये जो 12% सेल्स टैक्स है वो किस पर लगेगा? 162 पर लगेगा। 162 पर सेल्स टैक्स लगने का मतलब ये हो गया कि कायदे से इसका दाम मान लीजिए हो गया 185 रुपए या वॉट एवर इट इज। अब ध्यान से देखते रहिए, अगर हम केवल 100 रुपए की बात करते और इस पर हम लोग
मान लीजिए कि जो भी जोड़ते 120 कर देते इसका दाम, और 120 पर मान लीजिए हमको कोई टैक्स ना देना पड़ता तो इसका दाम हम 132 कर देते। अगर सेल्स टैक्स 132 रुपए पर लगता तो कितना लगता? मुश्किल से 20 रुपए या 15 रुपए लगता। अब कितना लग रहा है? 12% के हिसाब से ध्यान से देखिए, करीब करीब 24 रुपए लग रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमने जो एक्साइज ड्यूटी दी थी, विदेशों से सामान खरीदा था, इंपोर्ट ड्यूटी दी थी। इंपोर्ट ड्यूटी 18%, उस पर एक्साइज ड्यूटी 18%, उस पर सेल्स टैक्स 12%, इस टैक्स पर भी टैक्स लग गया। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल टैक्सेशन। एक ही चीज पर या एक ही चीज पर टैक्स पर भी टैक्स लग जाता है। तो जब टैक्स पर टैक्स लग जाएगा तो वस्तु महंगी होती चली जाएगी, क्योंकि वो टैक्स पे टैक्स लगता चला जा रहा है। अब अगर हमको इससे बचना है तो क्या करें? पूरी दुनिया में बहुत जगहों पर जीएसटी का इस्तेमाल होता था 1956 से। भारत में हम लोगों ने 1989 में, सॉरी 1989 गलत लिख दिया, 1989 में पहली दफे ये सोचा कि हम कैसे टैक्स लगाएंगे। वी विल बी कॉलिंग इट एज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है? मतलब ये है वैल्यू एडेड टैक्स का कि अगर वस्तु 100 रुपए की चली थी, 18 रुपए टैक्स दे दिया। किसने दे दिया? जो इंपोर्टर था, इंपोर्टर ने टैक्स दे दिया। अब इसके बाद इसने 20 रुपए जोड़कर इस वस्तु का दाम 138 कर दिया। अब इस 138 पर जब 18% टैक्स देना होगा, तो जो भी टैक्स होगा, जितना टैक्स ये दे चुका है, इसमें से हटा दीजिए। क्योंकि इस आदमी ने कितनी वस्तु जोड़ी है? केवल 18 रुपए जोड़ा है। इसने कंस्ट्रक्शन में 18 रुपए जोड़ा है। आप इस 18 रुपए पर चाहे 20% टैक्स लगा दीजिए तो भी 360 आएगा। लेकिन अगर आपने कहीं 132 रुपए पर 18% टैक्स लगा दिया तो अब समझिए कितना होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो प्री यूनिट है, जो पहले टैक्स दिया जा चुका है, उस टैक्स को हटाकर टैक्स लगाते हैं। यानी उस टैक्स का डिडक्शन कर देते हैं। जितना वैल्यू आप जोड़ेंगे उतने पर टैक्स होगा। जैसे सैंडविच आपने बनाया, अभी हम लोगों ने देखा था, मान लीजिए हमने सैंडविच बनाया, तो टोटल इनपुट कॉस्ट माने ब्रेड की कॉस्ट आई होगी, क्या कहते हैं, तेल की कॉस्ट आई होगी, गैस की कॉस्ट आई होगी, सब चीजों पर टैक्स दिया जा चुका है। मान लीजिए टोटल इनपुट का कॉस्ट विद टैक्स आया 20 रुपए और हमने इसे बेचा 30 रुपए में, तो हमने कितनी वैल्यू ऐड की? 10%। इस 10% पर ही आप टैक्स लगाइए। सॉरी, 20 से 30 का मतलब तो हो गया लगभग 50% हमने वैल्यू ऐड कर दी। तो आप केवल इसी पर आप टैक्स लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई टैक्स आप नहीं लगा सकते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वैल्यू, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। माने वैल्यू को टैक्स ऐड करने से कैसे रोका जा सकता है। 1 मिनट के लिए मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए आई एम डूइंग इट। आप लीजिए, फोन लीजिए अपना। अरे आप फोन लीजिए। हाँ, तो मैं जिस बारे में बात कर रहा था उसे कहते हैं वैल्यू। यहां है, तो वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब हुआ जिस इंडस्ट्री में जितनी वैल्यू ऐड की जाएगी केवल उस पर टैक्स लगेगा। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स शुरू तो बहुत पहले कर दिया हमने, लेकिन हमने क्या किया, पहले केवल मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया, इसलिए इसका नाम मैन वैट रख दिया। असल में जो वैट टैक्स लागू हुआ वो पूरे भारत में पहली दफे 2005 में लागू हुआ। 2005 में वैल्यू एड टैक्स सभी राज्यों में शुरू हुआ। हालांकि आपसे बता दें कि केरल ने इसे शुरू किया लगभग 2008 में। हर राज्य को सुविधा थी, थोड़ा कभी बाद में शुरू कर सकते हैं, कभी पहले शुरू कर सकते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स शुरू किया। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो वास्तव में हर चीज पर लगता है, लेकिन भारत में सेवाओं पर कोई कर नहीं लगता था। सेवाओं पर जो कर था वो सबसे पहले भारत में 1993 में शुरू हुआ। भारत में सेवाएं बहुत कम थी और वो भी केवल 6 वस्तुओं पर हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो सेवाओं पर कर नहीं था, इसलिए इसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स था।
पूरी दुनिया में वैल्यू एडेड टैक्स का सर मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। सर स्क्रीन तो नहीं हो रही है। अब हो रही है? यस सर। यस सर। तो दुनिया में वैट में एक ही चीज होती है, यानी टैक्स कैसा लगेगा? वैल्यू जितना जिस उद्योग या जिस सेवा में लगेगा उस पर टैक्स लगेगा। भारत में वैट लागू हुआ 2005 में। क्यों प्रॉब्लम आई उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम ये थी कि भारत में टैक्सों का बंटवारा है, कॉन्स्टिट्यूशन से बंटवारा था। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि कौन सा टैक्स केंद्र सरकार लेगी और कौन सा राज्य सरकार लेगी। राज्य सरकारों के पास सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स कौन सा था? सेल्स टैक्स, बिक्री कर, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। और उसके अलावा कुछ और टैक्स थे, जैसे लिकर पर टैक्स, दारू वगैरह पर टैक्स, इन सब चीजों पर, और थोड़ा बहुत पेट्रोल पर टैक्स लगा सकते थे, और थोड़ा बहुत और टैक्स थे, स्टैंप ड्यूटी वगैरह के टैक्स थे। राज्य सरकारों पर कम टैक्स थे, केंद्र सरकार पर ज्यादा टैक्स थे। तो सब लोगों ने ये सोचा कि वैट लागू कर देंगे, अगर वैट लागू कर देंगे तो हर राज्य जो है अपनी इनकम बढ़ा सकेगा। कैसे बढ़ा देगा? जो सेल्स के द्वारा टैक्स मिलता है, तो सेल्स पूरी वस्तु के ऊपर टैक्स मिलता है, तो इसको अगर हम वैल्यू एड के हिसाब से बांट देंगे तो एक फायदा क्या होगा? अभी ध्यान से देखिए कि जैसे मिठाई की दुकान की हम बात कर रहे हैं एक मिनट के लिए, तो मिठाई की दुकान पर बहुत चीजों को इनपुट के रूप में मंगाया जाता है, आगत के रूप में मंगाया जाता है, और फिर ये मिठाई हमको मिलती है। तो मिठाई मान लीजिए 400 रुपए किलो हुई और हमने इस पर टैक्स लगा दिया 10%, यानी 40 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो 440 की हो गई। अब जो मिठाई वाले ने जो सामान खरीदा, होटल वाले ने जो सामान खरीदा, अब इसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वैट लागू हो तो जहां से इसने सामान खरीदा है वहां से रसीद ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि जितना भी पैसा उसने दिया है वो इस टैक्स में से बचा दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, वो इसकी इनपुट कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। सरकार को क्या फायदा हो जाएगा? इस आदमी का भी पता चल जाएगा जिसने इसको सप्लाई किया, तो सरकार इस पर भी अपना शिकंजा कस सकती थी। इसलिए सरकार ने वैल्यू एडेड टैक्स लगाया और पूरे देश में 2005 से शुरू किया, और 2000 लगभग हम लोग ये कह सकते हैं कि 2008 में पूरे देश में वैल्यू एडेड टैक्स लागू हो गया। लेकिन भारत में सेवाओं पर कर नहीं लगता था पहले, क्योंकि 1947 में 50 में जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सेवाएं बहुत छोटी थी, बहुत कम थी, और सारी सेवाएं सरकारी थी। चाहे बैंक हो, चाहे बिजली हो, चाहे रेल हो, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे हवाई जहाज हो, ऑल वेयर गवर्नमेंट सर्विसेज। तो टैक्स लगता ही नहीं था। इंश्योरेंस कंपनी भी सब सरकारी थी, तो टैक्स नहीं लगा करता था। 1993 में हम लोगों ने सेवाओं पर कर लगाना शुरू किया। शुरू में तो बहुत कम पर लगाया, बाद में पता चला कि भारत की टोटल राष्ट्रीय इनकम का 55% तो सेवाओं से आता है। अब तो ये बढ़कर करीब 58% के करीब हो गया है। तो अगर हम सेवाओं पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो सरकार की आमदनी नहीं बढ़ेगी। तो अगर हम सेवाओं पर कर लगाते हैं तो बड़ी मुश्किल क्या आती है कि कैसे राज्य इन पर लगाएगा कर, क्योंकि ये तो केंद्र के अधीन थी। तो फिर हम लोगों ने एक जीएसटी नाम के टैक्स के बारे में सोचा। दुनिया भर में वैट और जीएसटी एक ही होता है, यानी वस्तुओं पर भी लगता है और सेवाओं पर भी लगता है। तो भारत में जब हमने जीएसटी के बारे में सोचा तो हम लोगों ने यह तय किया कि पूरे भारत में एक सा लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी वैट में। वैट में क्या प्रॉब्लम हो रही थी? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे अगर आप कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो अगर मध्य प्रदेश में मोटरसाइकिल पर सेल्स टैक्स 12% था और उत्तर प्रदेश में 16% था, तो जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं मध्य प्रदेश के या बिहार के, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, बिहार में मान लीजिए ये 14% है, तो जो मुगलसराय का इलाका है, बनारस का इलाका है, तो बनारस वाले क्या करेंगे? यहाँ पर टैक्स ना देकर के चले जाएंगे, वहां से मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, 2% टैक्स बचा लेंगे। अगर 50,000 की मोटरसाइकिल है, 2% टैक्स बचा तो कम से कम 1,000 रुपया बच गया। तो बड़े आराम से सेविंग कर सकते थे, क्योंकि हर राज्य में क्या था कि अलग अलग सेल्स टैक्स लगा करता था, अलग अलग लिकर टैक्स लगा करता था, अलग अलग पेट्रोल टैक्स लगा करता था। पता चला दिल्ली में पेट्रोल टैक्स महंगा है,
दिल्ली से गाजियाबाद की बॉर्डर बिल्कुल बहुत आसपास है, गाजियाबाद में जाकर पेट्रोल भरा लिया, दिल्ली में चलाते जा रहे हैं। इस तरीके से क्या होता था कि आमदनी एक राज्य की दूसरे राज्य में चली जाती थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वन नेशन वन टैक्स, माने एक ही टैक्स की दर पूरे राष्ट्र में हम लोग रख सकते हैं। और उसके लिए हम लोगों को मजबूरी ये करना पड़ेगा कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो राज्यों के कर हैं वो फिर राज्य की आमदनी कहां से रह जाएगी? तो राज्यों को कर का पैसा तो उनको मिलना ही चाहिए। और अगर सारे टैक्स इस तरीके से एक साथ हो जाएंगे, सबका रेट बराबर हो जाएगा, तो कुछ जगहों पर कुछ चीजें ज्यादा बिकती हैं। सेल्स टैक्स, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्पादन कम होता है, उपभोग ज्यादा, तो हम सेल्स टैक्स से ज्यादा कमाई कर लेते थे। और केरल और कर्नाटक और बाकी देश उत्पादन कर से ज्यादा ड्यूटी पैसा कमा लेते थे। तो अगर सबका एक जैसा हो जाएगा तो कुछ राज्यों को लाभ हो जाएगा, कुछ राज्यों को नुकसान हो जाएगा। तो फिर हमको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके ये करना पड़ा कि पूरी देश का एक जीएसटी हो जाएगा। जीएसटी के रेट कितने तय किए गए, उनमें भी बड़ा झगड़ा हुआ। ऐसी चीजें जिन पर बहुत कंपलसरी है उन पर 0% टैक्स लगेगा। इसके बाद 5% टैक्स लगेगा नेसेसरी चीजों पर, 12% और 18% दो टैक्स हमने लगा दिए सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में, और एक 28% का टैक्स लगा दिया सिन टैक्स। सिन टैक्स माने जो ऐसी वस्तुएं जो खराब हैं, खराब है माने जिनका उपभोग सरकार समझती है कि इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर राज्यों ने कहा कि हम एल्कोहल माने शराब और पेट्रोल, इसको जीएसटी में जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हीं से हमारी सबसे ज्यादा आमदनी होती है, तो इनको तो हम जीएसटी में नहीं जाने देंगे। तो इनको जीएसटी से बाहर रख दिया गया। तो कितने टैक्स हो गए? 1 टैक्स, 2 टैक्स, 3 टैक्स, 4 टैक्स, 5 टैक्स और 6 टैक्स हो गए। ध्यान से देखिए, तो जीएसटी क्या है? ये वैल्यू एडेड टैक्स ही है पूरी तरीके से। यानी जिस उद्योग में जितना वैल्यू ऐड होगी, मूल्य वर्धन होगा, उतने हिस्से पर टैक्स लगेगा। सोचिए ना, कई चीजें तो ऐसी होती हैं जैसे कार। अब कार के बारे में सोचिए, कितनी तरह की चीजें कहां कहां से आती हैं। टायर किसी एक कंपनी से आता है, शीशे किसी और कंपनी से आते हैं, मोटरें मतलब उसकी जो वर्किंग मटेरियल्स होते हैं वो कहीं और से आते हैं। इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, कई और प्रकार की असेंबलीज होती है। मान लीजिए इसमें एसी लगा है तो वो कहीं और से आएगा, इसमें रेडियो लगा है तो कहीं और से आएगा। अब ये सारी चीजें कहीं और से आएंगी। अगर ये सारी चीजें कहीं और से आई और कार बनकर 5 लाख की हो गई और हमने कार पर 18% टैक्स लगा दिया, यानी 90,000 रुपए टैक्स लगा दिया, तो वास्तव में ये टैक्स टायर पर भी लग गया, शीशों पर भी लग गया। जबकि टायर बनाने वाली कंपनी अपना टैक्स दे चुकी है, शीशा बनाने वाली कंपनी अपना टैक्स दे चुकी है, ये कंपनी अपना टैक्स दे चुकी है, ये कंपनी अपना टैक्स दे चुकी है, ये कंपनी अपना टैक्स दे चुकी है। अब इन टैक्सों पर एक बार पेमेंट हो चुका, अब पता चला दोबारा टैक्स पर पेमेंट हो रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर हम हटा दें तो कार में क्या किया गया है, सिर्फ जोड़ा गया है बाकी सारी चीजों को, एक दो चीजों को छोड़कर सारी चीजें बाहर से ली गई हैं। तो 5 लाख में 4 लाख का सामान तो बाहर से आया। केवल 1 लाख रुपया जोड़ा मारुति कंपनी ने, तो 1 लाख पर अगर आप 18% टैक्स लगाएंगे तो टैक्स कितना लगेगा? केवल 18,000। क्यों? क्योंकि बाकी 4 लाख पर तो टैक्स कहीं पर ऑलरेडी दिया जा चुका है। इस टैक्स को हम दोबारा कैसे जोड़ सकते हैं? तो वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब है, टायर बनाने वाली कंपनी ने जो टैक्स दे दिया, उससे पहले रबड़ बनाने वाली कंपनी ने जो टैक्स दे दिया वो टायर वाला नहीं देगा, जो टायर वाले ने दे दिया वो कार वाला नहीं देगा। तो इस तरीके से वैल्यू एड, यानी जिस उद्योग में जितना मूल्य वर्धन होगा केवल उतना ही पार्ट पर टैक्स लिया जाएगा, जितना वैल्यू ऐड करेंगे उस पर उतना ही टैक्स लिया जाएगा। सर्विसेज पर टैक्स तो लगभग लगभग आप नहीं जानते, बहुत सारी सर्विसेज अब हो गई हैं। वर्ल्ड सर्विस एसोसिएशन के हिसाब से तो दुनिया में 172 किस्म की सेवाएं हैं। लेकिन अब देखिए भारत में आप क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कराइएगा तो भी टैक्स लगेगा, अगर आप बिजली का बिल देखिए तो उसमें भी टैक्स लगा आएगा। यानी सारी सेवाओं पर अब आपके कर लगने लगा है, जिसकी वजह से सरकार की आमदनी कुछ बढ़ गई है। तो जीएसटी क्या है? वैट है। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। ये गुड्स पर भी लगता है और सर्विसेज पर भी लगता है, क्योंकि भारत में पहले केवल गुड्स पर वैट लगता था और वह जो वैट लगता था वो राज्य सरकार लगाते थे, और जो सर्विसेज थी उन पर केवल केंद्र सरकार टैक्स लगाती थी। तो अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है, जीएसटी। तो जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज पर पूरे देश में
जहां पर, ये भी फर्क है कि जहां पर सामान की बिक्री होगी वहीं पर टैक्स लग जाएगा। टैक्स कहां लगेगा? जहां पर सामान की बिक्री होगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसा है? कंज्यूमर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां वस्तु का उपभोग हो रहा है वहां पर टैक्स लगेगा। अब सवाल है कि इस टैक्स का लाभ उस राज्य को कैसे मिलेगा जहां वो वस्तु बनी। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है। जो टैक्स लगेगा उसके दो हिस्से हो जाएंगे, कभी कभी 3 हिस्से हो जाएंगे, वरना 2 हिस्से हो जाएंगे। जैसे अगर हम लोगों ने इलाहाबाद में फैन खरीदा तो जो भी टैक्स लगा, मान लीजिए टोटल मान लीजिए 100 रुपए टैक्स लगा, और फैन पर जो भी रेट है मान लीजिए 12% रेट है। तो अगर 12% रेट है तो इसमें से 6% तो हमारे राज्य सरकार को मिल जाएगा, और 6% हमारा चला जाएगा यूनियन यानी केंद्र सरकार को। और यूनियन सरकार देखेगी कि ये वस्तु उत्तर प्रदेश में ही बनी है तो कितना देना है, अगर किसी दूसरे देश में बनी है तो कितना देना है। देश का मतलब राज्य। तो जिस राज्य में बनी है उसी बिक्री हो रही है, या जिस राज्य में बनी है किसी दूसरे राज्य में बिक्री हो रही है, तब इंटर स्टेट टैक्स के हिसाब से बढ़ जाएगा या यूनियन टैक्स के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो जो टैक्स होता है वो क्या कहलाता है? स्टेट जीएसटी, माने हमारे स्टेट का जीएसटी, सेंटर का जीएसटी, सेंटर जो लेगा पैसा इसका जीएसटी, और अगर यूनियन टेरिटरी का है तो यूटी जीएसटी। तो जीएसटी है क्या? कुछ नहीं, ये वैट ही है, लेकिन इसे वस्तुओं और सेवाओं पर लागू कर दिया गया है, पूरे देश पर एक साथ लागू कर दिया गया है। और इसके लागू करने का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि पहले मान लीजिए आंध्र प्रदेश से कोई सामान बनाकर उसको हमने मैन्युफैक्चर कर दिया। मान लीजिए आंध्र प्रदेश से हमने मंगाया कपड़ा और उत्तर प्रदेश में हमने उसको टी शर्ट के रूप में बदल दिया। तो जो कपड़ा आया उस पर आंध्र प्रदेश में कोई टैक्स लगा कि नहीं लगा हमें पता नहीं, हम उसके बारे में जानते नहीं थे। हमारे पास शर्ट का टैक्स अपने आप हमको देना पड़ता था। अब क्या फायदा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश वाला जो आदमी है जब हमको देगा तो बताएगा इस पर हम इतना टैक्स दे चुके हैं। तो जब हम अपना टैक्स जमा करेंगे तो उसमें आंध्र प्रदेश वाला टैक्स काट देंगे। जो काट देंगे उसे क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो टैक्स दिया जा चुका है वो टैक्स आपको नहीं देना है, इसको आप अपनी जेब से बचा सकते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि जो इनपुट में टैक्स लग चुका वो टैक्स आपको क्रेडिट हो जाएगा, आपको बच जाएगा, आपको नहीं देना पड़ेगा, आप अपना जितना सर्विस जोड़ रहे हैं उतने में ही होगा। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि मान लीजिए आंध्र प्रदेश या कहीं पर कोई आदमी टैक्स चोरी करने की कोशिश करता था, हम उससे सामान ही नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमको तो पूरा टैक्स देना पड़ जाएगा। देन व्हाट विल डू, हम ऐसे आदमी से सामान खरीदेंगे जो टैक्स दे चुका होगा। नतीजा ये है कि सरकार को सारे लोगों का पता चल जाएगा, जो जो सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेवाएं बना रहे हैं, उन पर उस हिसाब से वहां टैक्स लग जाएगा। और वो सामान जब हमको बेचेंगे, व्हेन डीकंस्ट्रक्ट इट, रिकंस्ट्रक्ट इट, मैन्युफैक्चर इट, जब हम इसमें पुनर्निर्माण करेंगे, कोई और प्रकार से उत्पादन जोड़ेंगे, तो हमको जो टैक्स देना पड़ेगा उसमें से इनपुट का टैक्स हटा दिया जाएगा। तो ये है नया टर्म जीएसटी। तो वैट क्या है? वैट टैक्स। मैनवेट क्यों बना? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर ही केवल लगता था। 2005 से इसका नाम वैट हो गया। 2017 की जुलाई से अब जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी पूरे राज्य में और केंद्र में एक समझौता हो गया है। इस समझौते के आधार पर जो भी टैक्स लगेगा तुरंत हमने लिया, उसके हिस्से बंटकर अपने आप राज्य सरकार के पास चले गए, केंद्र सरकार के पास चले गए। इसके लिए एक बहुत बड़ा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है, तुरंत वो पैसे अपनी अपनी जगहों पर बट जाते हैं। और थोड़े दिनों बाद हमको जितना सामान बेचा है टैक्स तो कट ही गया, उसके बाद उसका हमको एक प्रकार से रिव्यू फाइल करना पड़ता है, जिसे हम जीएसटी रिटर्न कहते हैं। रिटर्न माने हमने कितना कितना सामान बचाया, बनाया, बेचा, उसका रिटर्न हमको 3 महीने के अंदर में फाइल करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया वैसे ही अब जीएसटी हो गया, आपको फाइल करना पड़ेगा। सरकार को लगता है कि आपने चोरी की तो सरकार आपके खिलाफ जांच कर सकती है। और कुछ समझाऊं? बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, और कुछ भी समझा सकता हूं, लेकिन अगर आप लोगों को सर आईजीएसटी जीएसटी भी तो 2 बार लग सकता है, 2-3 बार में टैक्स पे करना पड़ सकता है। हाँ, आप पूछते रहो, हम बताते रहें। जैसे आईएसटी नहीं होता, आईजीएसटी सर। मैंने आपसे पहले बताया जी, पहले पूछ लीजिए तभी बताया। कोई शोरूम मतलब कंपनी से कार लेके आती है, फिर उससे नॉर्मल पीपल मतलब खरीदते हैं शोरूम से, तो एक बार वो
कंपनी को भी टैक्स पे करेगा और उसमें भी तो 2 बार टैक्स दे सकते हैं ना। फिर जो नॉर्मल पीपल शोरूम से कार खरीदेगा वो भी उसको ही खरीदेगा तो टैक्स देगा। जीएसटी में भी मैं कह रही हूँ 2 बार टैक्स। आप जो कह रही हैं कि अगर कोई सामान खरीद के उसको अगर हम दोबारा बेच दें, है ना, मान लीजिए मैं लेके आया कार और मैंने कार का पेमेंट टैक्स का कर दिया, अब वो कार मेरी हो गई कि नहीं हो गई? अब इस कार को अगर मैं बेचूं तो कौन टैक्स देगा? यही तो आप कह रही हैं। सर मैं ये कह रही हूँ कि जीएसटी में भी 1-2 बार मतलब 2-3 बार टैक्स का वो नहीं हो जाएगा मतलब। यही तो मैं पूछ रहा हूं, पहले सवाल समझिए नैन्सी जी, अभी जवाब मिल जाएगा। आप क्या ये पूछ रही हैं कि मैं कार शोरूम से खरीद के लाया, मैंने टैक्स दे दिया, क्या नहीं दिया? यस सर। अब उसके बाद अगर मैं इस कार को बेचूं तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये पूछ रही है। सर आप अगर कार को फिर से बेचेंगे तो जो खरीदेगा वो टैक्स फिर से देगा आपको। क्यों देगा? यही तो आप नहीं समझ पाई, क्योंकि कार क्या हो गई? मेरी प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। जब मेरी प्रॉपर्टी हो गई, मेरा मकान मेरी प्रॉपर्टी हो गई, कोई चीज मेरी प्रॉपर्टी हो गई, अगर मैं इसको बेचूंगा तो मुझ पर क्या लगेगा? इनकम टैक्स। यस सर। फिर वो जीएसटी में क्यों आएगा? इसलिए कोई सामान, देखिए मैंने इसीलिए बताया था फाइनल गुड माने फाइनल गुड का मतलब होता है जो एक बार उपभोक्ता को बेच दिया गया, उसे क्या कहेंगे? फाइनल गुड। तो इंटरमीडिएट गुड पर जो टैक्स लगा वो फाइनल गुड से माफ हो जाएगा। जो इंटरमीडिएट गुड पर लगा, इंटरमीडिएट गुड कौन सा था? डनलप का टायर। इंटरमीडिएट गुड कौन सा था? मिरर। इंटरमीडिएट गुड कौन सा था? एसी। ये इंटरमीडिएट गुड थे और किस में लगे? कार में। तो इंटरमीडिएट गुड पर जो टैक्स लगा वो कार में हम नहीं जोड़ेंगे, लेकिन एक बार हमने कार खरीद ली तो वो कार बिक गई तो कार क्या हो गई? फाइनल गुड। तो हमेशा फाइनल गुड पर जीएसटी लगता है, फाइनल गुड पर जीएसटी लगता है। इंटरमीडिएट गुड पर भी जीएसटी उनके लिए फाइनल है। एसी किसके लिए फाइनल है? टायर किसके लिए फाइनल है? टायर कंपनी के लिए फाइनल है। अब वो हमने इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया, वो अलग बात हो गई। तो जो भी आदमी अपना सामान किसी दूसरे को बेचता है तो सीधे कंजम्पशन हो सकता है और या उसका दोबारा प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। तो जब दोबारा प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर इस्तेमाल नहीं होगा, फाइनल गुड में चला गया तो मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगर प्रॉपर्टी बन गई तो उसका, जैसे एसी मैं अपने घर में खरीद लाया, इट बिकम्स माई प्रॉपर्टी। एसी मारुति कार ने खरीद लिया, वहां के लिए क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड हो गई। तो एसी जो मारुति कार के पास आएंगे उन पर जो भी ड्यूटी एसी वाला दे चुका होगा वो मारुति कार के लिए माफ होगी। जब एसी मैं खरीदूंगा तो मैं पूरी ड्यूटी दूंगा एसी कंपनी को और वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई। तो जब फाइनल गुड बिक जाएगा उसकी रीसेल पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा, तब उस पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या रजिस्ट्रेशन लागू होगा। रजिस्ट्रेशन अभी भी लागू हो सकता है आपको दोबारा, जैसे अगर आप अपनी कार बेच दें, मैंने आज कार खरीदी, 2 महीने बाद बेच दी तो मैंने साल भर का इंश्योरेंस कराया, लेकिन जिस दिन मैं कार बेच दूंगा वो इंश्योरेंस खत्म, क्योंकि इंश्योरेंस मेरे नाम से थी। तो उस आदमी को दोबारा इंश्योरेंस करानी पड़ेगी और जितना टैक्स देना होगा देना पड़ेगा। सर लैंड भी तो सर प्रॉपर्टी है, तो सर उसको बेचने या खरीदने पे टैक्स क्यों लगता है? मैंने क्या कहा आपसे? लैंड को खरीदने और बेचने पर टैक्स नहीं पाए, वो क्या लगता है वो सोचिए, है ना। कभी भी आप ध्यान से देखिए, आप पूरी जमीन जायदाद बेचिए तो अपना नाम ट्रांसफर करते हैं, उसे क्या करते हैं? लीज ट्रांसफर। क्या करते हैं? अपना जो टाइटल है, जो आपका नाम है, वो किसी और को नाम को दे देते हैं। नाउ इट बिकम्स हिज प्रॉपर्टी। तो आपने जब अपनी प्रॉपर्टीज को दी, व्हाटएवर प्रॉपर्टी आपको दी, तो ये प्रॉपर्टी जैसे ही आपने बेची तो आपकी इनकम हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। तो जब आपकी इनकम हुई तो उस इनकम पर आप टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? अब एक सवाल उठता है, अगर हमको टैक्स देना पड़ेगा तो हम उस प्रॉपर्टी का दाम टैक्स में जोड़ देते हैं। तो यहां पर प्रॉपर्टी कैसी हो गई? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी बेची है तो हमने उससे जोड़ दिया। और जो सरकार चार्ज कर रही है वो क्या कर रही है? उसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब है कि जमीन का पंजीकरण इनके नाम से हटाकर इनके नाम किया जा रहा है। इससे क्या फायदा होगा? कल अगर कोई मुकदमा होगा तो रजिस्ट्री अगर मैंने नहीं कराई है, अगर मैंने मकान मालिक के नाम रजिस्ट्री कराई है, मैंने कार बेच दी, किसी दूसरे के नाम रजिस्टर नहीं की है, तो मेरे ऊपर मुकदमा
जमीन बेच चुका हूं। तो इसलिए रजिस्ट्री किस लिए होती है, रजिस्ट्री का चार्ज किस लिए होता है, रजिस्ट्री का चार्ज सरकार इसलिए लेती है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो रजिस्ट्री चार्ज होता है। लेकिन एक और चीज भी होती है, जरा ध्यान से देखिए, आजकल बहुत सारे बिल्डर फ्लैट बना बना के बेच रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो जब बिल्डर बिजनेस कर रहा है माने पैसा कमा रहा है, तो बिल्डर को जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन वो जीएसटी क्यों दे, वो आपसे कहता है भैया जीएसटी आप दो, मैं तो मकान आपके नाम करके दे रहा हूं, मैं तो आपको बनाकर सेवा कर रहा हूं, इसलिए मैं उसको नहीं दूंगा। सर जो स्टैंप ड्यूटी होती है वो क्यों होता है सर? हाँ, ये बड़ी मुश्किल बात नहीं, स्टैंप ड्यूटी क्यों बेटा, स्टैंप ड्यूटी क्लियर नहीं हुआ है। मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई फुटकर विक्रेता है, वो कंपनी से पेन खरीद के ले आता है, वो पेन कोई मतलब सॉरी थोक विक्रेता खरीद के लाता है, वो फुटकर वाले को बेचता है, फुटकर वाले से कोई स्टूडेंट खरीदता है, तो उस पेन पे सर 2-3 बार टैक्स लगेगा जीएसटी में ना भी। ये ना ना ना, एक ही बार टैक्स लगेगा। आप जरा देखिए ध्यान से कि टैक्स किसके ऊपर लगा, देगा कौन, होलसेलर। यस टैक्स सर, लगेगा किस पर, पेन हो या कोई चीज हो, कौन टैक्स देगा, होलसेलर देगा कि नहीं देगा। यस सर, होलसेलर उस टैक्स को उतना ही ज्यादा नहीं, उतना ही टैक्स लेकर रिटेलर को दे देगा। टैक्स नहीं ज्यादा लेगा, अपना प्रॉफिट ज्यादा लेगा। टैक्स तो उतना ही लेगा जितना उसने सरकार को दिया, और रिटेलर भी हमसे उतना ही टैक्स लेगा। प्रॉफिट अपना ले सकता है लेकिन टैक्स उतना ही लेगा जो सरकार ने दिया। जो फाइनल गुड 3 बार बिके, 4 बार बिके, होलसेलर से रिटेलर पर आए, रिटेलर से हम पर आए, वो अलग बात, उस पर टैक्स नहीं बढ़ेगा। टैक्स कहां पर बढ़ेगा, ध्यान से देखिए। जैसे टेलीविजन हमने खरीदा किसी रिटेलर से, रिटेलर ने खरीदा होलसेलर से, होलसेलर ने जिसने टेलीविजन बनाया है उसने कहीं से वाल्व खरीदे, उसने कहीं से कोई चीज खरीदी, उन टैक्सों का भुगतान उसे नहीं करना होगा। लेकिन एक बार जो टेलीविजन पर टैक्स दे दिया गया होलसेलर द्वारा, उतना ही रिटेलर से लिया जाएगा और उतना ही व्यक्ति से लिया जाएगा, वो टैक्स नहीं बढ़ेगा। फाइनल गुड्स पर जो टैक्स लग चुका, दैट इज फाइनल। इनपुट पर जो टैक्स लगा, मैंने क्या कहा वैल्यू एडेड टैक्स में, जिस उद्योग में वैल्यू ऐड हुई हो, टेलीविजन होलसेलर से रिटेलर के पास किया तो वैल्यू नहीं ऐड हुई, कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हुई। रिटेलर से हमारे पास आया तो वैल्यू ऐड नहीं हुई। वैल्यू ऐड कहां हुई, जब टेलीविजन कंपनी ने, जब फ्रिज कंपनी ने अलग अलग जगहों से सामान खरीद कर उसको असेंबल किया, असेंबल करने में उसका पैसा लगा, लेकिन उसने जो सामान खरीदे थे उन सामानों पर टैक्स उसे नहीं देना पड़ेगा। तो उसे कितना चार्ज मिलेगा, असेंबली पर लगने वाला टैक्स मिलेगा। एक बार उसने हमको बेच दिया, रिटेलर को बेच दिया, किसी को बेच दिया, उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स फाइनल गुड्स पर केवल एक बार लगता है, चाहे रिटेलर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे मैं हूं। बाकी लोग अपना प्रॉफिट लेते हैं। होलसेलर रिटेलर को 500 रुपए का मार्जिन देता है कि भाई तुम 500 बढ़ाकर बेचो, है ना, वो मार्जिन हमसे रिटेलर लेता है, उसमें से छोड़ भी सकता है। लेकिन जो टैक्स है उसको कोई माफ नहीं कर सकता। थैंक यू भैया। हाँ, पेट्रोल एल्कोहल पर टैक्स नहीं सर जो लगता। एक मिनट आरती, किसी और का सवाल सुन लें दो, हम तुम्हारा भी बताएंगे। पेट्रोल एल्कोहल पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि पेट्रोल को, एल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। राज्यों ने कहा हम इसे जीएसटी में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी आमदनी का 45 से 50% हिस्सा बिहार में छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों पर बहुत ज्यादा इनकम आती है, तो इसलिए उन्होंने कहा हम इसमें नहीं रखेंगे। हाँ आरती बोलो। सर थोड़ा डिमिनिशिंग पहले आरती रिटर्न को बता बोलने दो, दीजिए। पहले इसने सवाल पूछा था, फिर तुम पूछना। हाँ, अब आरती जी नहीं बोल रही है। सर जो वेट का कॉन्सेप्ट है वो भारत का था या फिर किसी दूसरे देश का या था? भारत में तो 89 में लागू हुआ, दुनिया में 1956 से लागू हो चुका, फ्रांस वगैरह से, तो भारत का तो नहीं था। ठीक है, आगे बोलो दीपक। हाँ बोलो दीपक, जब तो बोला करो जब पूछे तो। हाँ सर डिमिनिशिंग रिटर्न को क्रमागत बढ़ती हुई लागत का नियम क्यों कहेंगे, लास्ट डिमिनिशिंग रिटर्न को? भैया मेरे, सीधी सी बात है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, BA1 का सवाल, और यहाँ पर हम लोग क्यों पूछ रहे हैं नहीं मालूम, चलिए पूछ लिया आपने तो बता देते हैं। रिटर्न डिमिनिश हो रहा है, रिटर्न डिमिनिश हो रहा है माने हमको जो प्रतिफल मिल रहा है वो घट रहा है। अगर प्रतिफल घट रहा है तो लागत क्या हो रही होगी,
अगर प्रतिफल घट रहा है तो लागत बढ़ेगी। अरे प्रतिफल और लागत में तो विपरीत संबंध है ही। प्रतिफल घट रहा है माने लागत बढ़ रही है, ये तो सीधा सवाल है, इसमें तो कोई बहस ही नहीं करने की जरूरत है। सर शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस का पर यूनिट बता दीजिए। अरे भैया बेटा आप डिपार्टमेंट आ जाइए, फिर से पूरे क्लास को क्यों बताएं? पर यूनिटी बताया है, केवल पर यूनिटी पढ़ाया है, लमसम तो बताया ही नहीं जल्दी हमने। लमसम तो थोड़ा सा बताया था, हमेशा पर यूनिट टैक्स आता है, कभी लमसम नहीं आता। अब एक व्यक्ति के लिए दोबारा पूरा क्लास मत खोलिए। मुझे अभी बैंकिंग में जाना है, मुझे तो ऐसे पब्लिक फाइनेंस में भी भारत के बजट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि अब इस समय कम है हम लोगों के पास, पहले मैं बैंकिंग खत्म कर दूं फिर इधर आ सकता हूं तो आ जाऊंगा। प्लीज उसको भी मत रखिए, जब आइए डिपार्टमेंट आ जाइए, मैं मिल जाता हूँ वहां कर दूंगा। सरचार्ज क्यों लगाया जाता है? हाँ, ये वंशिका जी ने सवाल पूछा, सरचार्ज क्यों लगाया जाता है। देखिए जो भारत सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है ना, मैं सरचार्ज सेस दोनों बता दे रहा हूँ, दोबारा कोई नहीं बताएगा। भारत सरकार का एक संविधान है, उसमें लिखा हुआ है ये कर केंद्र सरकार लगाएगी, ये कर राज्य सरकार लगाएगी। इसके बाद एक और चीज बनी हुई है, वित्त आयोग, क्योंकि केंद्र सरकार की आमदनी ज्यादा होती है। टोटल आमदनी में देखें तो 67% आमदनी केंद्र सरकार की होती है और 33% राज्यों की होती है। राज्यों का खर्च है 60% से ज्यादा, केंद्र सरकार का खर्च है कम। तो केंद्र सरकार अपनी आय का एक बड़ा भाग राज्य सरकारों को बांटती है, जिसको वित्त आयोग तय करता है। जैसे वित्त आयोग ने तय किया कि जीएसटी से जितनी आय प्राप्त होगी और इनकम टैक्स से जितनी आय प्राप्त होगी उसका 41% राज्यों को दे दिया जाएगा। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि इनकम टैक्स से केंद्र सरकार को बहुत सारी आमदनी हुई, मान लीजिए 5 लाख करोड़ की आमदनी हुई, और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा किसको बढ़ जाना है? राज्यों को बढ़ जाना है। तो अब इनकम टैक्स वसूलता कौन है? इनकम टैक्स के कर्मचारी किसके हैं? सब केंद्र सरकार के हैं। तो केंद्र सरकार क्यों वसूले? अगर उसको उसमें से पैसा ही नहीं मिलना और खर्च ही खर्च करना है तो वो क्यों वसूले? तो केंद्र सरकार ने एक नया तरीका निकाला। उसने क्या किया कि इनकम टैक्स 30%, इस पर हम 2% सरचार्ज लगा दे रहे हैं। सरचार्ज का हिस्सा केंद्र से राज्यों में नहीं बढ़ता, केंद्र से राज्यों में नहीं बढ़ता, इसलिए केंद्र सरकार प्रायः सरचार्ज लगा देती है, अधिभार लगा देती है। ये अलग से बिल्कुल बेईमानी है, शुद्ध बेईमानी है, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए। सेस ईमानदारी है। सेस का क्या मतलब है? जो पैसा आएगा किसी एक काम में खर्च किया जाएगा। जैसे अगर हमने एजुकेशन सेस किया तो एजुकेशन सेस का जितना पैसा आएगा वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को दे दिया जाएगा। अगर हमने हाईवे सेस लगाया पेट्रोल पर, तो पेट्रोल से जितना हाईवे सेस का पैसा आएगा वो हाईवे यानी हाईवे निर्माण के लिए चला जाएगा। तो सेस क्या होता है? स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है, हेल्थ के लिए लगा सकते हैं, एजुकेशन के लिए लगा सकते हैं। सरचार्ज केंद्र सरकार इसलिए लगाती है ताकि उसे उसको राज्य सरकारों में ना बांटना पड़े। आ गया समझ में? यस सर। वंशिका सर अरे एक और क्वेश्चन है मेरे सर, भाई 9:53 हो रहा है मेरा, सर और क्लास भी टैक्सेबल है। कैपेसिटी और ऑप्टिमम बजट में अंतर बता दीजिए। बेटा आज नहीं बता पाएंगे, अब हम लोग नेक्स्ट डे जिस दिन पढ़ेंगे अगले बुध को, उस दिन सर बता पाएंगे। आईजीएसटी बता दीजिए। हाँ सर आईजीएसटी बता दीजिए। अरे बिटिया, यूजीएसटी यूनियन टेरिटरीज, आईजीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसे सीजीएसटी कहते हैं, स्टेट जीएसटी माने स्टेट की होती है। पहले हम लोग इसको, अब हम आज नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें एक और क्लास लेना है एमए का, और हमें यूनिवर्सिटी भी जाना है, और आज हमारी यूनिवर्सिटी में बड़ा कार्यक्रम भी है। आज नहीं करेंगे, अगले दिन मिलेंगे उस दिन करेंगे। आज के लिए थैंक यू, आज के लिए कुछ नहीं करने जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.